नाज़रीन, आज से जो है ना वो एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो आज के दिन के बेस्ट कॉलम हुआ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। जो आज पहला कॉलम है, मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 कॉलम जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। उनमें क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, आज जो पहला कॉलम है वो है डॉन से मैंने लिया है। ये एफएस इजाज़ुद्दीन साहब का कॉलम है और ये कॉलम बहुत मज़े का है, स्ट्रिप्ड डंकीज़ के नाम से उन्होंने ये कॉलम लिखा है। आप कॉलम सुनिए। उनका है कि क्या पट्टियों से रंगा हुआ गधा ज़ीब्रा बन सकता है। 19वीं सदी के माहिर तालीम मकाले ने ऐसा सोचा। उन्होंने बरतानवी हिंदुस्तान में आला तबके के लिए जो निज़ाम वज़ा किया, इसका मकसद लोगों का एक तबका खून और रंग में हिंदुस्तानी लेकिन जायका, राय, अखलाक और अकल में अंग्रेज़ बनाना था। इसकी बाकियात बाकी हैं जिन्हें अब मजाक में नारियल के नाम से जाना जाता है। बाहर से भूरा लेकिन अंदर से सफ़ेद। अच्छा, ये इंग्लिश में कॉलम था, मैंने उसका आपको उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सुनिएगा। एचिसन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इशराफिया की पैदावार होने के बावजूद इमरान खान का ख्याल है कि उन्हें तब्दील नहीं किया, कि एचिसन और ऑक्सफोर्ड ने उन्हें तालीम नहीं किया। वो बुनियादी तौर पर कौम परस्त हैं और अपनी सियासत में कट्टर हैं। उस पार्लियामेंट से उन्हें बेदखल किया गया जिस पार्लियामेंट को इमरान खान ने छोड़ दिया था, और अब वो अपनी साबका जो बाजपन है उसको बहाल करना चाहते हैं। इसने हर उस चीज़ के साथ टकराव का रास्ता अख्तियार कर लिया है जो उसकी रिकर्शन जो है, जो उसके जी उठने के रास्ते में खड़ी है। शरीफ बरादरान उनका सबसे बड़ा हदफ बने हुए हैं। अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान नैब को उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमात ख़त्म करने पर मजबूर करने से कसर था। वो इन्हें शैतान से पहचानता है और इन्हें पत्थरों से मारता है। नैब और पत्थर उनकी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं लेकिन अल्फाज उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जरदारी भुट्टो एक नई सल्तनत में चले गए हैं। वो ना सिर्फ गैर मरई बुज़ुर्गों से विरासत में मिलने वाली दौलत को बरकरार रखते हैं बल्कि आसफ जरदारी एक जदीद मिकावली की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। वो अपने तौर पर एक सियासी गुरु के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने हमारे मुल्क के कानूनी तौर पर मुंतखब सदर के तौर पर मुकम्मल मुद्दत पूरी की। ऐसा करने वाले वो पहले सदर हैं। वो अपने नौजवान, उन्होंने वर्ड यूज़ किया गोस्लिंग मीन यंग गूज जो होती है, गोस्लिंग बेटे को गहरे पानियों में तैरना सिखाने के लिए आसफ जरदारी खुद MNA बने हैं और उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाने में कामयाब हो गए हैं। वो उहदा जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना नाम बनाया और बैनुल अक़वामी सफारतकारी का ऐसा शोबा जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शोहरत हासिल की। अच्छा जी, किसी भी काबीना में वज़ारत ख़ारजा का उहदा एक मिसाली उहदा है। अब अपने मुल्क के तर्जुमान और अपने लिए एक इश्तिहार होते हैं। बिलावल अपनी वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर, जो कभी खुद वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं, के साथ अपनी मुसावात को कैसे संभालेंगे, ये उनकी पुख्तगी का इम्तहान होगा। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल के फौरी जो पेश रो हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने एक गैर मामूली तौर पर जो है ना वो आजकल बोल तो रहे हैं लेकिन एक गैर मामूली खामोशी इख्तियार कर ली है, ट्रैपिस्ट खामोशी इख्तियार कर ली है। PTI के लाउड स्पीकर के बाद मेगाफोन जो है वो फवाद चौधरी और शेख रशीद के होठों पर चला गया है। जब तक वो ऑन एयर है उनकी परवाह नहीं होती कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, डॉन के इसी आर्टिकल में एफएस इजाज़ुद्दीन साहब कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आला बुज़दार ने पंजाब में जो खलात छोड़ा था वो अभी तक हल नहीं हो सका। साबिक़ गवर्नर चीमा ने हमजा शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब की कानूनी हैसियत से इनकार करते हुए फ़ौज से मुदाखलत का मुतालबा करने का बेमिसाल कदम उठा दिया। जनरल बाजवा को बराह रास्त मुखातब करते हुए उन्होंने उनसे अपना मुनासिब जो उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनरल अयूब ने 1969 में मार्च 24 1969 में जो किरदार अदा किया, वो जनरल अयूब ने याह्या खान से जो
अपील की थी, जिसमें अयूब खान ने याहिया से कहा था कि वो अपनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारियां अदा करें और मुल्क को अंदरूनी इंतशार और खलफशार से बचाने के लिए आगे बढ़ें। और ये वही निसफ सदी बाद जो है ना वो चीमा शाह गवर्नर पंजाब में उन्होंने ये मुतालबा दोहराया है, ये निसफ सदी से पहले की बात है। फिर पाकिस्तान ने दूसरे मार्शल लॉ को कानूनी तौर पर यूनिफॉर्म की तब्दीली के तौर पर कबूल किया। आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ है। ये जो रूबिक क्यूब है, जो ये निसफ सदी से पहले की बात है, यूनिफॉर्म की तब्दीली के तौर पर कबूल किया। और इस पर ये इस चीज़ पर मुनहसर है कि रूबिक क्यूब की हकीकत जो है वो उसको कौन बदलता है। रूबिक क्यूब घुमाने से आपको भी पता है कि वो जो सियासी हकीकतें हैं वो नहीं बदल सकती। अब आप आगे जो इजाज़ुद्दीन साहब आगे लिखते हैं कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वज़ारत उज़्मा हारने के बाद अब इनके पास खोने को कुछ नहीं है। रियासत के मखसूस जो ऑर्गन्स हैं उन पर हमला करने पर हमलों से जो है वो मुतमिन नहीं हो रहे। इसने मतलब उन्होंने कहा कि ब्रेक के लिए जो है ना, इजाज़ुद्दीन साहब लिखते हैं कि इसने ब्रेक के लिए खेलने का फ़ैसला किया है। हर एक तकरीर जो एक प्यार करने वाले जो ज़्यादा गर्म सामईन से पहले करता है, और उस लाश आप समझते हैं कि वो जो लंबा सा एक वेपन होता है, उसके आगे कोई स्टील की लोहे की वो चीज़ लगी होती है जिसे मारते हैं, कि वो अपने लाश को तेज़ करता है, जिससे वो फिर तमाम अपने समझे हुए मुखालफों पर ज़ोर ज़ोर से मारता है। मतलब जब वो अपने सामईन उसके सामने क्राउड होता है ना, तो फिर वो मारता है अपने मुखालफिन को, ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं उनका ज़रा जोश व जज्बा जो है वो बरकरार रहे। आगे आ जाए। DGISPR ने इनके तंज का जवाब देते हुए ये कहा था कि फ़ौज सबसे पहले जो है वो कानून की पासदारी की तवक्को रखती है और मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखेगी। उनका ये दावा तारीख के मुनाफी है। फ़िरोज़ खान नून, मोहम्मद खान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के भूतों से पूछें और नवाज शरीफ से पूछें, इमरान खान से पूछें कि ये दावा कितना दुरुस्त है। आगे वो लिखते हैं कि दर हकीकत इमरान खान का हदफ ना पाक महरिया है ना ही पाक फ़ज़ाइया है। ठीक है, अब आप समझ गए कि इसका जो है वो कौन है। इमरान खान का हदफ कौन है? फ़ौज की क़यादत है, और ख़ास तौर पर चीफ़ उनका साबका मौसन है। एक ऐसी फ़ौज की सरबराही करता है जो चीफ़ होता है, जो कि रोमन फोर्सेस की तरह है। वो भूल जाता है कि मतलब वो एक फोर्सेस आप समझ लेंगे, कुल्हाड़ी का सर जो एक साथ बंधे हुए एलम की सुलाहों के हैंडल से दिखता है कि फ़ौज मतलब वो अगर करता है तो फ़ौज एक पूरी कमान है जिसके ऊपर पूरा एक उसका नेटवर्क है, उसका एक सरबराह है। उसे पता है इमरान खान को कि उसने कहाँ हिट करना है। खैर, जनरल ज़िया के दौर में अफसरान का अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो आया रासिखुल अक़ीदा मुसलमान है या नहीं। आज इनकी वफ़ादारियाँ ज़ाहिरी तौर पर पेशा वराना और ज़ाती तौर पर सियासी हैं, क्योंकि हर दूसरे शहरी की तरह वो वोट दे सकते हैं और हर नस्ल की तरजीह कुछ के लिए, कुछ किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, कुछ लोग आर्मी चीफ़ के लिए अपने जो मखसूस हामियों के इतदाल से निमटने पर भी सवालात उठा रहे हैं। जब सियासी मैदान की बात आती है तो गदर को यकीन होता है कि वो हिरन है, जब तक कि इन्हें अपने आगे की बाढ़ साफ ना कर दी जाए। ये था डॉन का कॉलम जो FS इजाज़ुद्दीन साहब ने लिखा है। अब एक छोटा सा मैं आपको जल्दी जो है ना वो कॉलम है अताउल्लाह कासमी साहब, जिसका उन्वान है गद्दारों का मुल्क। वो लिखते हैं, आज के जंग में छपा है, मैं इन दोनों बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे किस मुल्क में पैदा कर दिया। चारों तरफ गद्दार ही गद्दार है, मीडिया गद्दार है, अदलिया गद्दार है, 22 करोड़ अवाम जो है वो गद्दार है, फ़ौज गद्दार है, मासवाए एक के तमाम सियासी जमातों के सरबराह गद्दार है, पार्लियामेंट गद्दार है। सिर्फ चंद लाख वो लोग मुहिम वतन है जो अमरीका और मगरबी ममालिक के पासपोर्ट लेकर वहाँ जाके आबाद हो गए। चनाचे वहाँ तालियाँ बजाते गाते हुए गद्दारों के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते हैं। वहाँ का मीडिया इन्हें खूब कवरेज देता है। वो खुश है कि ऐसे जीदार लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान जैसे ख़तरनाक मुल्क जो जोहरी तवानाई का हामिल है और यूँ पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, कि पूरे जोश खरोश से दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं।
ادھر پاکستان میں میری طرح کے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ایک شخص شہر در شہر جلسے کرتا ہے، لوگوں کو کھلے عام اکساتا ہے کہ غدار جہاں بھی نظر آئے ان کا وہی بندوبست کرو، ان کا گھر سے نکلنا ناممکن بنا دو، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کریں، مگر شادیاں تو ہونا ہی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں روکی جا سکتی، مگر بندوبست والی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہے۔ ایک محب وطن نے اپنے انتہائی عزیز دوست کو صرف اس بنا پر قتل کر دیا کہ اس کے لیڈر کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہ شخص پولیس کی تعویل میں بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اپنے کیے ہوئے فعل پر کوئی ملال نہیں۔ پاکستانی ایئرپورٹ پر اگر کسی محب وطن کو کوئی غدار نظر آ جائے تو اس پر آوازیں کسے جاتے ہیں۔ لاہور میں ایک ریستوراں میں کچھ غدار اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ایک محب وطن جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا، اس نے خواتین کی موجودگی میں ننگی گالیاں دینا شروع کر دی، اور اس قسم کا واقعہ لندن کے ایک ریسٹورانٹ میں بھی پیش آیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ محب وطن قیادت کی طرف سے خانہ جنگی کی طرف لے جانے والے ان واقعات کی نہ صرف کمی مذمت کی گئی بلکہ ان کا جواز پیش کیا گیا۔ دشمن اس صورتحال پر کتنا خوش ہے اس کا اندازہ اس ویڈیو کلپ سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ایک ریٹائرڈ انڈین فوجی افسر برملا یہ بات کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اربوں روپے خرچ کر کے بھی پاکستان کو اس طرح کی تباہی کی طرف نہیں لے جا سکتا تھا جو پاکستان کے اندرون ملک اور بیرون ملک موجود محب وطن لوگ اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، تعلق قاسمی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ یہاں میں ایک وضاحت ضرور دینا سمجھتا ہوں کہ یہ فاشسٹ قیادت باکمال خطابت پورے اطمینان کے ساتھ بولے جانے والے جھوٹ اور سوشل میڈیا کی اعلیٰ مہارت رکھنے والوں کی شبانہ روز کوششوں کے نتیجے میں عوام کا ایک طبقہ اس سارے پراپیگنڈے کو سچ سمجھ کر پاکستان کو بچانے کے لیے ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ یہ سادہ لوگ غدار نہیں ہیں بلکہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی پاکستانی ہیں۔ انہیں صورتحال کی اصل صورت دکھائی جا سکتی ہے اگر حکومت پراپیگنڈے کے جدید ترین اصولوں سے نہ صرف واقف ہوتی بلکہ ان کا بھرپور استعمال بھی کرتی، مگر پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو اس خطرے کا پوری طرح احساس نہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، یا اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں۔ ابھی تک کرپشن کے نعرے لگا کر عوام کے ایک حصے کو متاثر کرنے کا توڑ ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ سابقہ حکومت کرپشن میں پوری طرح لتھڑی ہوئی تھی۔ ممکن ہے ان کے خلاف کیس تیار کیے جا رہے ہوں مگر رفتار اتنی سست ہے کہ نہ تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ بود، یعنی جب تک عراق سے سانپ کے کانٹے کا تریاق آئے گا اتنے عرصے میں سانپ کا کانٹا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سابقہ حکومت نے موجودہ حکومت کے کئی قائدین بغیر کسی ثبوت کے کال کوٹھڑی میں بند کر دیے اور ان پر ہر طرح کا تشدد کیا۔ ان میں موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے، اور دوسری طرف موجودہ حکومت تمام تر ثبوت موجود ہونے کے باوجود مقدمے کی کارروائی کا آغاز بھی نہیں کر سکی۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کے اتنے ڈھیر جمع ہو گئے ہوں گے کہ ان کے پاس مطلوبہ فراغت ہی نہ ملتی ہو۔ وجہ جو بھی ہو، ابھی تک سارا پروپیگنڈا ایک طرف سے ہو رہا ہے، مؤثر انداز میں ہو رہا ہے۔ تعلق قاسمی لکھتے ہیں آپ یقین جانیے یہ کالم آسانی سے نہیں لکھ رہا بلکہ سخت شش و پنج کے عالم میں لکھ رہا ہوں کہ قوم کو خانہ جنگی کی طرف لے جانے والی قوتیں اگر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پاکستانی عوام کے مقدر میں جو تباہی آئے گی اسے سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں گھروندے بچیں گے اور نہ ہی عالی شان محل سیاسی کارکنوں کی جگہ بدماش لٹیرے کونوں خدروں سے نکلیں گے اور گھروں میں گھس کر لوٹ مار نہیں کریں گے بلکہ عصمتیں بھی لوٹنی جائیں گی۔ یہ لوگ ایسا کرتے وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس گھر میں وہ گئے کس جماعت کے لوگوں کا گھر ہے، اللہ نہ کرے پاکستان پر کبھی ایسا وقت آئے، لیکن ذہنی زبان بولنے والوں پر بہرحال قدغن لگانا ضروری ہے۔ تعلق قاسمی نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، میرا خیال ہے حکومت وقت اس کو سوچے گی کیونکہ